सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विषय समास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में भी हमने समास के विषय में जाना था। समास के दूसरे भेद को, जो तत्पुरुष समास है, उसको विस्तारपूर्वक जाना और उन प्रमुख 6 समासों के अतिरिक्त अन्य जो समास थे उनमें से भी एक समास हमने किया था, न्याय तत्पुरुष समास। तो आज हम इस कक्षा में समास के अन्य भेदों को विस्तारपूर्वक करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा भेद समास का, जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा को देखें। परिभाषा: जिस समास में पूरक पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जहां पर विशेषण और विशेष्य, कहाँ? पूरक पद और उत्तर पद में या तो क्या दिखाई देगा? विशेषण, विशेष्य या फिर उपमान उपमेय, तो उसे हम कर्मधारय तत्पुरुष समास कहेंगे। अब हम सोचते हैं कि विशेषण और विशेष्य तो हमने पढ़ा था, पिछली कक्षा में विशेषण और विशेष्य के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर उपमान और उपमेय के बारे में जाने। देखिएगा, उपमान है जो तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी की तुलना करते हैं, किसी से किसी की तुलना करते हैं, उसे हम उपमान कहते हैं। या फिर कहें जिससे किसी की उपमा दी जाती है अथवा जिसकी तुलना की जाती है, उसे हम उपमान कहते हैं। और उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाती है अथवा जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जिससे तुलना की जाती है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है, हम जिसकी तुलना किसी और से करते हैं वो क्या है? उपमेय। और जिससे तुलना करते हैं वो क्या है? उपमान। आपको समझ में आ गया होगा उपमान और उपमेय का। तो इसमें क्या है? या तो विशेषण विशेष्य हो या फिर उपमान और उपमेय हो। कहाँ? पूरक पद और उत्तर पद। देखिएगा उदाहरण: महान है जो देव। जो देव है उसकी विशेषता बताई गई है महान होना, तो क्या बनाया? महादेव। नीला है जो कमल। अब कमल की क्या विशेषता है? पूरक पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। कमल की क्या विशेषता है? विशेषता है नीला होना, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का वर्णन है, तो बना नीलकमल। समस्त पद क्या आया? नीलकमल। अब देखें, घन के समान श्याम। अब तुलना हो रही है, क्या है? उपमा की गई, उपमान घन के समान श्याम। किससे तुलना हुई है? श्याम से। किसकी? बादल की। घन बादल, घन की तुलना श्याम से की गई, ये उपमान। और जिससे तुलना की गई वो क्या है? घन की तुलना श्याम से की गई, वो उपमेय। घन श्याम। दूसरा देखें, तारे रूपी नयन। तारे रूपी नयन, जैसे तारे नयन हो। अब तारे क्या है? उपमान। तारे, तारों की तुलना नयन से की, आंखों से की, तो वो क्या हुआ? तारे। उपमान। और जिससे की गई, किससे की गई? नयन से, ये उपमेय। तो यहाँ आया तारे रूपी नयन। समास भी गए हैं और समास बनेगा नयन तारे। कर्मधारय समास में पूरक पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आइए अब देखते हैं चौथा भेद। नयन से की, आंखों से की, तो वो क्या हुआ? तारे। उपमान। और जिससे की गई, किससे की गई?
नयन से, ये उपमेय। तो यहाँ आया तारे रूपी नयन, समास विग्रह है और समास बनेगा नयन तारे। तो जाना कि कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आइए अब देखते हैं चौथा भेद द्विगु समास का है। द्विगु समास, आइए इसकी परिभाषा को जाने। जिस समास में पूरक पद संख्यावाचक होता है और किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूरक पद अर्थात पहला पद, जो पहला पद है वो क्या होगा, संख्यावाचक या संख्यावाची, जैसे 2, 3, 4, 5, जो पहला पद है वो इस तरह से होगा जो संख्या हो और उसका किसी, और वो क्या हो, किसी समूह या समाहार, किसी समूह जहाँ आकर वो मिलते हैं, इकट्ठा होता है, उसे हम समूह कहते हैं। जहाँ वो आकर मिले, वो समूह का बोध कराए या समाहार का बोध कराए, वो भी इसी रूप में ही है, इकट्ठा होने के, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए जैसे 3 भुजाओं का समाहार, ये हमारा समास विग्रह है। 3 भुजाओं का समाहार, समाहार लगा जहां पर 3 भुजाएं आपस में मिलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब दूसरा देखिए 9 ग्रहों का समूह, यहाँ 9 ग्रहों का समूह, जहां 9 ग्रह इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं नवग्रह। एक उदाहरण और देखते हैं, 2 राहों का समूह, जहां पर 2 रास्ते, रास्ते को कहा है जहां पर 2 रास्ते आपस में आके मिलते हैं, उसे हम दोराहा बोलते हैं। 2 राहों का समूह समास विग्रह हुआ और समास पद बना दोराहा, समास क्या होगा, दोराहा। तो हमने द्विगु समास को समझा। आइए अब 5वें भेद की ओर चलते हैं। 5वां भेद है द्वंद्व समास। आइए इसकी परिभाषा देखें। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास के दोनों पदों के बीच में प्राय अधिकतर योजक चिन्ह, हमने चिन्ह किए थे विराम चिन्ह, उसमें जो योजक चिन्ह है वह लगता है, जैसे नर और नारी, और लगा विग्रह करते समय, और जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं नर योजक चिन्ह नारी, क्योंकि यहाँ दोनों पदों की प्रधानता है। हमने परिभाषा में कहा है, जिस समस्त पद में दोनों पद, जो दोनों पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों की क्या हो, प्रधानता हो, और विग्रह करते समय उन दोनों के बीच में प्रधानता, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और या अथवा का वर्णन हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने देखा नर और नारी, और लगा समास विग्रह करते समय, जब हमने समस्त पद बनाया नर नारी, बीच में योजक चिन्ह लगाया। दूसरा देखें गुण और दोष, गुण और दोष, और लगा समास विग्रह करते समय, और हमने समस्त पद बनाया, समास बनाया, गुण और दोष दोनों के बीच में योजक चिन्ह। तीसरा अपना और पराया, अपना पराया, यहाँ भी समस्त पद और समास बनाते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया। अन और जल दोनों पदों की प्रधानता है, तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास हुआ। आइए अब देखते हैं 6ठे भेद को, जो हमारा समास का अंतिम भेद है।
आइए देखें बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास परिभाषा देखिए इसकी। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस विशेष क्या है इसमें? इस समास में समास पद का विग्रह करते समय है जिसका, है जिसके, है जिसकी आदि शब्द आते हैं। जैसे लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। अब क्या कहा था कि दोनों पद प्रधान नहीं होते। जहां पर दोनों पदों की प्रधानता न हो, हमने द्वंद्व समास में क्या किया था? दोनों पद प्रधान थे। मगर बहुब्रीहि समास में दोनों पद की कोई प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है। जैसे अभी बोला लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। लंबोदर कौन है? गणेश जी। किसकी ओर संकेत किया? कौन सा पद है वो जिसकी ओर संकेत किया गया? गणेश जी की ओर, कि उनका जो लंबा उदर है वह गणेश जी। अब देखिएगा 12 है सींग जिसके। समास विग्रह करते समय हमने क्या देखा? 12 है सींग जिसके। है का भी वर्णन हुआ, जिसके का भी हुआ समास विग्रह करते समय। और दोनों पदों की न 12 की प्रधानता है न सींग की प्रधानता है। समास पद क्या बना? 12 सींगा। मगर किस पद की ओर संकेत किया गया? एक जानवर की ओर संकेत किया गया, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब तीसरा भेद देखते हैं। 3 है लोचन जिसके। लोचन नेत्र को कहा गया है। 3 है नेत्र जिसके। अब है का प्रयोग हुआ और जिसके का प्रयोग हुआ विग्रह करते समय, तो समस्त पद बना त्रिलोचन। मगर किस पद की ओर संकेत किया गया है? 3 लोचन, 3 नयन, 3 नेत्र किसके होते हैं? शिव के। तो यहाँ पर शिव की ओर संकेत किया गया है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। अब देखिए चक्र है पानी में जिसके। अब पानी बोला जाता है हाथ को, तो चक्र है हाथ में जिसके। यहाँ पे भी समास विग्रह करते समय है और जिसके का हमने पहचान देखी। और समस्त पद बना चक्र पाणी। चक्र पाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को हाथ में धारण करने वाला कौन है? कृष्ण। उस पद विशेष की ओर संकेत हुआ है कि वो कृष्ण है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास देखा। अब हमने एक उदाहरण देखा था, 3 है लोचन जिसके, या कहें 3 लोचनों का समाहार त्रिलोचन। ये द्विगु समास में आ गया। और यहाँ पर 3 है लोचन जिसके, हमने 3 नेत्रों का वर्णन किया। जिसके 3 नेत्र हैं वो कौन है? शिव। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग हो गया। हमने समास के 6 भेदों को जाना। उन 6 भेदों में से कुछ भेदों में आपस में अंतर होता है। आइए अब उन अंतर को देखते हैं कि कौन कौन से भेद हैं वो जो आपस में अंतर रखते हैं। पहला अंतर है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। पहला क्या है? कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। देखिएगा कर्मधारय बहुब्रीहि समास में कैसे अंतर होता है। हमने देखा था कि कर्मधारय समास में कि जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो? विशेषण विशेष्य हो, या उपमान और उपमेय का संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जबकि बहुब्रीहि समास में क्या है? जिस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता हो और न ही उत्तर पद की प्रधानता, किसी अन्य पद की ओर संकेत करे, वह बहुब्रीहि समास है। देखिएगा कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। इस समास का विग्रह करने
पद दोनों पदों के मध्य में है जो के समान, की सी आदि रूपी आदि शब्द आते हैं। जबकि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। इस समास का विग्रह करते समय है जिसका, है जिसके, है जिसकी आदि लग आते हैं। अतः कहा जाता है इन दोनों समासों में अंतर उनके विग्रह करने से पता लगता है। अगर समस्त पद का विग्रह करते समय है जो, के समान, की सी रूपी आदि शब्द आते हैं तो समास होगा कर्मधारय। और अगर समस्त पद का विग्रह करते समय है जिसका, है जिसके, है जिसकी शब्द आते हैं तो समास होगा बहुब्रीहि। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे अंतर हम जानेंगे। तो यहाँ पर पहला है पीला है जो अंबर, पीतांबर। और बहुब्रीहि में देखिए पीला है अंबर जिसका पीतांबर, दोनों में समस्त पद क्या आया, पीतांबर। मगर पीतांबर देने के बाद हम कैसे जानेंगे कि ये कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि। तो देखिए पीला है जो जिसमें प्रयोग किया विग्रह करते समय वह कर्मधारय समास है। और पीतांबर, सिर्फ पीतांबर कहा तब भी कर्मधारय समास है। जब हम विग्रह करते समय देखेंगे पीला है अंबर जिसका, है आया और अंबर के बाद जिसका लगा वह बहुब्रीहि समास है। अर्थ पीतांबर, समस्त पद पीतांबर ही रहेगा, मगर किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाएगा। वो पीतांबर कौन है? जो पीले वस्त्र धारण करता है, कृष्ण जी। तो तीसरा पद जिसकी ओर संकेत किया गया वो है कृष्ण। तो आगे दूसरा उदाहरण से देखें, नीला है जो कंठ, है जो आया, कंठ अर्थात विशेषता बताई गई। कंठ की विशेषता का नीला होना, नीलकंठ। और ये है कर्मधारय समास। अब बहुब्रीहि समास देखिए, नीला है कंठ जिसका, है लगा और जिसका लगा, दोनों पदों की प्रधानता नहीं है, मगर अर्थ क्या दे रहा है, नीलकंठ। समस्त क्या बना, नीलकंठ। नीलकंठ कहते ही तीसरे पद की ओर संकेत किया गया, वो तीसरा पद है से। तो यहाँ पर हमने जाना कि ये बहुब्रीहि समास से है और ये है कर्मधारय समास। अब देखते हैं आगे के दो भेदों में अंतर, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। अब देखिए द्विगु समास संख्यावाचक है और बहुब्रीहि समास वही है जिसका, है जिसके, है जिसमें, है जिसकी शब्दों का बहुत विग्रह करते हुए हो वह बहुब्रीहि समास होगा। मगर दोनों में अंतर क्या है, आइए देखें। यहाँ पर द्विगु समास संख्यावाचक शब्द होता है और बहुब्रीहि समास पहला पद पूरा पद संख्यावाची होते हुए भी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वह बहुब्रीहि समास है, चाहे उसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। यहाँ दिया गया है द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाची होते हुए भी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानें कि कैसे। जैसे कहा है 10 आननों का समाहार, हमने कहा था समूह और समाहार का वर्णन होता है विग्रह करते समय, तो कहा गया 10 आनन। तो यहाँ पर आननों का समाहार और पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है 10। अब बहुब्रीहि समास का पहला पद क्या है, संख्यावाची है, परंतु बहुब्रीहि
समास में विग्रह करते समय है जिसका, है जिसके, है जिसकी, है जिसमें आदि शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है वह बहुव्रीहि समास होगा। परंतु उसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची है। देखिए कैसे, 10 है आनंद जिसके, आनंद मुख को कहा गया है, 10 है मुख जिसके, वो दशानन कहलाया समस्त पद में। और दशानन किस तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, रावण के, क्योंकि रावण के 10 मुख होते हैं। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का वर्णन हुआ। और यहाँ 10 आनंदों का समूह, 10 मुखों का समूह, समाहार, 10 मुखों का समाहार इकट्ठा होना दशानन कहलाया। तो दोनों में अंतर जाना। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, 3 रंगों का समूह। 3 कहते ही हमें किसका बोध हुआ, संख्यावाची शब्द का, और कहा द्विगु समास। और साथ में हमने क्या देखा, समूह, समाहार दिखाई दिया विग्रह करते समय। तो 3 रंगों का समूह क्या कहलाया, तिरंगा। अब बहुव्रीहि समास में देखें, 3 है रंग जिसमें, है जिसमें, है जिसमें, देखा, देखते ही हमें बोध हुआ कि बहुव्रीहि समास है। और ये भी देखा कि इसका भी पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, परंतु है जिसमें भी साथ में दिखाई दे रहा है, तो हमें बहुव्रीहि का बोध होता है। मगर अर्थ इसका भी क्या है, तिरंगा। तिरंगा कहते ही हमें तीसरे पद की ओर संकेत मिलता है कि जो तिरंगा है वो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है। अब हमने देखा कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास में। एक अंतर और देखते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर। अब तीसरा देखते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर। तो तीसरा दोनों में क्या अंतर है, द्विगु संख्यावाची है और कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण, उपमान और उपमेय का संबंध बताया गया है। देखिए, द्विगु और कर्मधारय समास में पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, और जबकि संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है। जैसे 4 राहें बोला, 4 रास्ते, रास्तों की विशेषता 4 होना है, संख्यावाची पहला पद है, द्विगु है, मगर वो विशेषण बता रहा है राहों का। जबकि कर्मधारय समास में पूर्व पद का उत्तर पद के साथ विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे देखिए उदाहरण से, 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह, त्रिलोक, ये द्विगु समास है। और 3 लोगों का, लोगों की विशेषता 3 होना, और पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो त्रिलोक हुआ। अब कर्मधारय में देखें, 3 है जो लोक, लोक की विशेषता 3 है, 3 है जो लोक, वो 3 लोक कौन से हैं, त्रिलोक। क्या कहा जाता है उन 3 लोगों को, त्रिलोक। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, 4 राहों का समाहार। जो 4 रास्ते हैं उसकी विशेषता क्या है, संख्यावाचक पद है, और विशेषता क्या है, 4 होना। 4 राहों का समाहार जहाँ इकट्ठा होता है समूह, वो चौराहा। 4 है जो राहें, जो राहें 4 हैं, एक जगह से 4 राहें निकल रही हैं, तो राहों की विशेषता 4 है, तो ये चौराहा बना कर्मधारय समास में। अब विग्रह कर कर हमें पता लगता है कि कौन सा समास का भेद है। अगर कहें 4 राहें, 4 राहों का समाहार, तो कहेंगे द्विगु समास। द्विगु समास और विग्रह करते हैं 4 है जो राहें, होगा कर्मधारय समास। तो प्यारे बच्चों, हमने समास के इस विषय को
विस्तार पूर्वक जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये विषय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समास में कहीं कोई भी दुविधा हो या कुछ आपको समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस पूरे समास के विषय को ध्यान से पढ़ें, इसका अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।